बस्तर अंचल का नारायणपुर जिला, जो कभी बंदूकों की गूंज और नक्सलवाद की छाया में सिसकता था, आज एक अलग किस्म के संघर्ष से गुजर रहा है। बरसों से जिस इलाके में लोग विकास की आस लगाए बैठे थे, वहां लौह अयस्क खदानों के संचालन के साथ ही नए किस्म की राजनीति, टूट फूट और आपसी अविश्वास ने जड़ें जमा ली है। नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं बस्तर इनसाइट। कहानी की शुरुआत होती है कुछ वर्ष पहले से, जब नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर और आसपास के नक्सल प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी और कई इलाकों में नक्सल का प्रभाव कम हुआ। इसी दौरान खनिज संपदा से भरपूर इस धरती पर माइनिंग कंपनियों की नजर पड़ी। छोटे डोंगर के आमदई में निक्को जायसवाल कंपनी को खदान संचालन की अनुमति मिली। शुरुआत में माइनिंग के अनेकों फायदे गिनाए गए, रोजगार, सड़कें, शिक्षा और स्थानीय विकास। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत निकली। खनन शुरू होते ही जिले में मालक परिवहन संघ का नाम चर्चा में आया। सैकड़ों स्थानीय ट्रक मालिकों ने सदस्यता ली ताकि उन्हें खदान से निकलने वाले लौह अयस्क की ढुलाई का ठेका मिल सके, जिनमें प्राथमिकता पहले खदान के सबसे नज़दीकी गोदग्राम के ट्रक मालिकों को दी गई, फिर जिले के संघ को और अंत में बाहरी ट्रांसपोर्टरों की ट्रकों को भी लौह अयस्क ढुलाई में लगा दिया गया। इसी बीच मालक परिवहन संघ के अध्यक्ष किशोर आर्य और सचिव रुपेश देवांगन के बीच गहरी खटास उभर आई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। किशोर आर्य ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं किशोर कुमार आर्य, अध्यक्ष मालक परिवहन संघ नारायणपुर। कारण यह था कि जैसा कि एक संस्था है, यहाँ पे कुछ पद हैं और उन पदों को एक अधिकार भी दिया गया है इस संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, जिसमें पहला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष। तो विगत 10 माह पूर्व हमारे कोषाध्यक्ष के अधिकारों को सचिव महोदय के द्वारा खुद ही वो किया गया था, क्या कहना चाहिए, अधिकृत करते हुए अपने पास लेन देन का पूरा विवरण अपने पास रख लिया गया। वह कैश भी अपने पास रखा गया तथा जो भुगतान वगैरह जो था वो सारा चीज़ उनके ही द्वारा किया जा रहा था। और यूनियन के कई और सदस्यों के द्वारा, साथ ही मेरे द्वारा भी कई बार इस चीज़ के लिए उन्हें टोका गया था कि ये जिनका काम है आप उन्हें ही सौंपें, ऐसा करके, परंतु उनके द्वारा हिला हवाला देता रहा गया। और अभी जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद में उनसे हिसाब के बारे में कहा गया कि आप हिसाब प्रस्तुत करें, तो उनके द्वारा कहा गया फिर कि नहीं, मैं ऑडिट करवा करके हिसाब प्रस्तुत करूंगा। तो चूंकि ये एक लंबा समय होता है और सदस्यों को जानना उनका हक होता है कि हमारे द्वारा क्या किया गया, क्या बचत आई, ये सारी चीज़ों को जानना उनका हक होता है। चूंकि सचिव महोदय के द्वारा इस मामले में हिला हवाला दिया गया कि आज करते हैं, कल करते हैं, ऐसा, तो फिर पिछले महीने 14 तारीख को एक बैठक हुई यूनियन की। उस बैठक में सारे लोगों ने एक मत होकर के कहा कि भैया आप हिसाब दीजिए। तो उनके द्वारा कुछ दिनों का समय मांगा गया। फिर 26 तारीख को बात ये आई कि अब 26 तारीख को हिसाब देंगे। 26 तारीख को फिर उनके द्वारा बात आई कि हिसाब देना है। फिर इसी दौरान देखा गया कि वो यूनियन में कुछ पन्नों पे लोगों के सिग्नेचर ले रहे थे। तो इस दौरान हमारे कुछ सदस्य जो थे, सीनियर सदस्य, वो पहुंचे यूनियन में। तो उन्हें जानकारी ये हुई कि उनके द्वारा जो सिग्नेचर जो लिया जा रहा था उसमें यह था कि कलेक्टर महोदया को एक आवेदन प्रेषित किया जा रहा था कि पिछले वित्तीय वर्षों का, जब से यूनियन संचालित है तब से अब तक का हिसाब उनके माध्यम से मांगा जाने का था। तो जिस पे लेकर के थोड़ी सी कहासुनी हुई आपस में, और उस चीज़ को लेकर के हमारे सचिव महोदय ने सीधे थाने का रुख किया और हमारे लगभग 5 सदस्यों, सीनियर सदस्यों के खिलाफ में जान से मारने की शिकायत दर्ज करवाई गई। इसको लेकर के हमारे द्वारा 29 तारीख को यूनियन में शाम को एक बैठक रखी गई। बैठक में यह बात आई कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इस संबंध में, ऐसा। फिर इसी बीच यह भी हुआ कि चूंकि
सॉरी, अभी जो आने वाले उसमें सीजन में 100 गाड़ियों की परमिशन देनी थी, उसके लिए आवेदन आए हुए थे। तो सदस्यों के द्वारा मुझसे जानकारी मांगी गई कि क्या आप लोगों ने अनुमति दे दी है, तो मुझे मेरे द्वारा बताया गया कि नहीं, अभी अनुमति नहीं दी गई है। तो सारे सदस्यों ने कहा कि अभी आप लोग कुछ दिनों के लिए इसे रोकिए, आगामी बैठक के पश्चात आप लोग इस पर निर्णय लीजिए, ऐसा करके। और इस चीज़ की जानकारी संभवतः चूंकि उस रोज सचिव महोदय उपस्थित नहीं थे बैठक में, तो शायद उन्हें किसी माध्यम से जानकारी हुई हो, तो उन्होंने रात को यूनियन का ताला तोड़ा, ताला तोड़ करके सारे पेपर अपने साथ लेके चले गए। फिर दूसरे रोज हमको सुबह जानकारी ये हुई कि किसी ने ताला तोड़ दिया है। तो जब ताला तोड़ दिया है इस चीज़ की जैसे मुझे जानकारी हुई, तो मैंने अपने सारे कार्य समिति सदस्यों को यूनियन बुलवाया और हम लोग यहाँ यूनियन में बैठक कर रहे थे कि जानकारी लें कि किसके द्वारा ये सब किया गया है या क्या करना चाहिए आगे। इसी बीच में हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि रुपेश देवांगन के द्वारा अपने घर में जो नए आवेदन जो गाड़ियों के लिए किए गए थे, उन लोगों को व्यक्तिगत कांटेक्ट करके अपने घर में बुला लिया गया और खुद से ही उनको अनुमति पत्र बांट दिए गए अपने से। और जब ये भी कहा गया उनको कि आप सब चलिए मेरे साथ, अध्यक्ष महोदय यूनियन में हैं, आप बाकी जो अध्यक्ष का सिग्नेचर है आप वहाँ पे करवा लीजिए। और ऐसे करके लगभग 50-60 लोगों को वो अपने साथ लेकर के 11 बजे के लगभग यूनियन पहुँचे। तो हमारे द्वारा 2-3 सदस्यों के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया कि ये क्या है ऐसा करके। तो उन्होंने हमसे हुज्जत की, उसके अलावा बलात्पूर्वक अंदर घुस गए सारे सदस्य और घुस करके फिर सारे जो सदस्य थे उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना और गाली गलौज करना, इस टाइप का व्यवहार किया गया। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से निकल जाना बेहतर समझा, क्योंकि माहौल ठीक नहीं रहा। तो जब उसके बाद में हम लोग यहाँ से चले गए, फिर ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ बातें किए, फिर उसके बाद ये भी वापस यहाँ से चले गए। फिर लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में मेरे द्वारा पुनः सारे सदस्यों को एक आपातकालीन बैठक आहूत करके बुलाया गया और इस दौरान सारे सदस्यों ने एकमत होकर के रुपेश देवांगन व अर्जुन देवांगन, इन दोनों की कार्यशैली व वित्तीय अनियमितता व अन्य बातों को देखते हुए एक प्रस्ताव लाया कि इन दोनों को यूनियन से निष्कासित कर दिया जाए व इनकी गाड़ियां भी निकाल दी जाए, जिसको सारे सदस्यों ने एकमत होकर के पारित किया। ये तो शुरू से रहा है हमारे देश में कि फूट डालो राज करो, और ये स्थिति जब दूसरे को पता चलेगी तो निश्चित तौर पे वो इस चीज का फायदा उठाएगा। अब वहीं रुपेश देवांगन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहा वो भी सुनिए। बिल्कुल भी ये निराधार कारण है मेरे को निकालने का, ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना। रेस्ट हाउस में बैठ के मेरे प्रति सबको बुलाकर या घर घर जाकर फर्जी साइन करना, उसके बाद मुझे एक प्रोसेस के जो बायोलॉजी में लिखा है वो प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया गया। मैं एक निर्वाचित सचिव था, अगर मेरे से तकलीफ होता मेरे लोगों को या मेरे सदस्यों को, आम सभा बुलाई जाती, मेरी गलती बताई जाती, तो मैं स्वतः ही छोड़ देता पद। लेकिन ये जो मेरे खिलाफ किसी प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि निराधार है, क्योंकि जो कारण था मेरा बेसिक कारण, एक्चुअली 100 गाड़ी देने का, लोगों को, ग्रामीण लोगों को देने का अध्यक्ष मोदी से चर्चा करके ही प्रोसेस हुआ था। सारी जानकारी ग्रुप के माध्यम से जैसे चलते आ रहा है, पिछले बार भी जैसे गाड़ी बांटी गई थी वैसी ग्रुप के माध्यम से सारे पैम्पलेट भी छुपाया गया था, विज्ञापन सोशल मीडिया में भी प्रेषित था। तो अगर किसी कार्यकारिणी को या हमारे अध्यक्ष को परेशानी होता तो उसी वक्त बोलते, तो मैं क्यों उतना आगे बढ़ता। मैं लोगों से आवेदन मंगवा लिए, 220 करीबन आवेदन आए, ग्रामीणों से आए, ग्रामीण क्षेत्रों से आए। उसके बाद छटनी एक टीम बनाया गया जिसको भी ग्रुप के माध्यम में बताया गया, सभी जानकारी थी उसमें। अब ग्रुप के माध्यम से जानकारी हुई तो एक दिन अचानक 29 तारीख जब को बुलाया गया था ग्रामीणों को दूसरे दिन अनुमति देने के लिए, अध्यक्ष मोदी जी को सब चीज़ बताया गया था मेरे द्वारा कि इतने लोगों का है भैया, इतने लोगों का है, इतने सब चीज़ हमने अध्यक्ष मोदी की सहमति से ही किया था। मेरे पास व्हाट्सएप में भी जानकारी है, उनका पर्सनल चैट में। तो अध्यक्ष महोदय जी समय नहीं दे पाते थे, जितना समय था एक सचिव होने के नाते जो मेरा अधिकार था उसके अंदर ही मैं अपना कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य कर रहा था। क्योंकि पिछले बार में जैसे 50 गाड़ी हम दिए थे तो उसी के अनुरूप मैं इस बारे में भी काम कर रहा था। लेकिन दिक्कत ये हो गया क्योंकि अचानक मेरे से सत्ता पक्ष के लोग और कुछ लोग बोले कि 50 गाड़ी दो उनको, 50 गाड़ी हमको दे दो। तो मैंने ये कहा
कि ये बात आप पहले रखनी थी। अभी इतने इतने सारे आवेदन आए हैं ग्रामीणों के, और छटनी भी हो गई जिसमें 70% आदिवासी हैं और नारायणपुर के बेरोजगार हैं। तो उनको मैं कैसे दरकिनार करूं और 50-50 गाड़ी आपको कैसे दूं? एक गाड़ी को 2 किया था मैं 25 करीबन, और 70 से 75 करीबन या 80 करीबन मैं 105 करीबन निकाला था लिस्ट निकाल के, और वो 5 सदस्यीय टीम बना के किया था, अकेला नहीं किया था। सदस्य जो टीम थे वहाँ के उनके साथ किया था, जो अध्यक्ष महोदय को पूरी तरह जानकारी थी इसकी। अब वो टीम सर मैं बनाया था, लिस्ट बन चुका था, लोगों को घर आवेदन देने के लिए, मतलब कहने का मतलब परमिशन, अनुमति पत्र देने के लिए, अनुमति पत्र को भी अध्यक्ष महोदय को दिखाया था कि ऐसा ऐसे बना है फॉर्मेट करके। ओके बोले, आके कल साइन कर देंगे बोले। एक दिन पता नहीं मेरे को बिना बुलाए, 29 तारीख की बात है, 29 तारीख को ये लोग बैठे और मेरे को सचिव के बिना एक आम सभा रखा गया, कार्यकारिणी सभा रखा गया, सॉरी कार्यकारिणी में सचिव के बिना रहते वहाँ सब कुछ अपने अपने मर्जी से सब कुछ कर दिया इन लोगों ने। सत्ता पक्ष के लोग हैं जितने भी कार्यकारिणी है, सत्ता पक्ष और पावरफुल और पुराने पदाधिकारी हैं जिनके अनुरूप में नहीं चलता। कहने का मतलब मेरा वाइब जब से मैं पद में आया हूँ तब से मेरा उनके साथ बिल्कुल भी मेरा ट्यूनिंग नहीं जमता है। तो वो लोग हमेशा 1 महीने के बाद से ही मेरे से परेशान करना चालू कर दिए थे। बहुत मुश्किल परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था, तो भी मेरा काम अध्यक्ष महोदय को हाथ जोड़ के विनती करके या प्यार से सामंजस्य बनाने की बहुत कोशिश किया मैं। तो उनको बांटा गया, 50 गाड़ी मांगे मेरे को, 50 गाड़ी सत्ता पक्ष के लोग मांगे, तो मैंने मना कर दिया। तो बोले वो लोग ईगो में ले लिए कि हमको मना कर रहा है तो हम तुमको सबक सिखाएंगे बोले। 29 तारीख के पहले भी 27 तारीख को बैठक हुए, वहाँ भी बोले। 26 तारीख को अपना हिसाब दे दिया मैं, पूरा हिसाब में सब संतुष्टि किए। एक कुल मिला के 40 लोग हैं जो मेरे से शुरू से असहमत हैं, अभी भी असहमत हैं और आगे भी असहमत रहेंगे। देखिए 26 तारीख को हिसाब देने की बात थी। हिसाब में एक्चुअली क्या है, मैं आया 3 अगस्त को शपथ ग्रहण लिया था। शपथ ग्रहण को 3 अगस्त को लिया, तो मार्च से फाइनेंशियल ईयर और वर्तमान 10 जुलाई तक का हिसाब मैं सोचा सब मैं प्रेस कर दूंगा यहाँ पर। कहाँ पे? अपने फोरम में, हमारे आम सभा में। तो आम सभा का 26 तारीख का डिसीजन था, तो 26 तारीख तक आम सभा पुराना हिसाब जो मुकेश पिंचा जी रखते थे और मेरा जो बाद में मैं रखा, क्योंकि वो हमेशा नदारद रहते थे, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं करते थे और अपने से अपने से पूरा चेक अध्यक्ष महोदय से काट के कहीं भी देते थे। तो इसमें क्या है, एज अ सचिव बायोलॉजी में जो लिखा है, सचिव को बिना पूछे या कार्यकारिणी को पूछना चाहिए। सचिव को बिना जानकारी के सब कर रहा है, कल के दिन मैं फंस जाऊंगा। इसलिए उस व्यक्ति से, कोषाध्यक्ष से मैं ले लिया कि भैया मेरे को फंसने हो जा रहा है, आप मत कीजिए, आप मेरे को जानकारी देते हो ना, कुछ अपने मन मर्जी सब कुछ कर रहे हो। तो मैं कब 5 नवंबर के बाद से, हाँ 5 नवंबर अक्टूबर में उस चीज़ को मैंने ले लिया और मेरे निगरानी में ये सब चीज़ को, कार्य को अच्छे से किया। और ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह आप देख भी लीजिए, मैं अपना वो भी दे दूंगा, बैंक स्टेटमेंट मैंने अच्छे से सुचारू रूप से चालू किया। और अपना जैसे जमा करना चाहिए, सबको सैलरी काटने के बाद जो भी नियम फॉलो किया मैंने यूनियन को चलाने के लिए, सब कुछ मैं पेश कर दिया 26 तारीख को। 26 तारीख को जैसे मैं पेश करने आया तो एक घटना हुई। उसमें क्या हुआ, ये लोग रेस्ट हाउस में 26 तारीख को ही रेस्ट हाउस में मुकेश पिंचा द्वारा बैठक किया गया और वहां पे बोला गया कि इसको कैसे भी करके पद से निकालना है। एक गुट बना, उसके 10-20 लोग का लिस्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उन लोग तैयारी करके आए, मेरे को खबर मिल गई कि ये मेरे साथ कुछ करने, हुज्जतबाजी करने वाले हैं, या तो मेरे को ढंग से देने नहीं देंगे, मेरा क्या अपना हिसाब किताब हर चीज़ में उंगली करेंगे, मतलब मेरे को अशांति फैलाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं गया, एक लेटर लिखा कि जिसमें मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर मेरे द्वारा आज दिया, शांति से अगर नहीं दिया जाता तो फिर शुरू से लेकर लास्ट जितने भी पदाधिकारी थे उस सबके हिसाब का जांच हम एक साथ मिलकर सभी सदस्य एसडीएम साहब से जांच करवाएंगे। अगर रुपेश भी उसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि रुपेश नहीं है, रुपेश भी शामिल रहेगा और सभी पदाधिकारी रहेंगे। इस बात पे सभी चोर हैं, सभी वो कर रहे हैं। राजेश दीवान जी हो गए, मुकेश पिंचा जी हो गए और मरणशील जी हो गए, ये लोग ने हुज्जतबाजी की और राजेश दीवान जी द्वारा मेरे को ये गला, ऐसा पकड़ के चल हिसाब दे करके, ग्रामीणों का मसीहा बनता है करके और तेरे को निपटा दूंगा करके, ये सब गंदगी मेरे साथ जो फिजिकल असॉल्ट हुआ, उसके लिए तुरंत वहां से मैं असहज फील करके मैं भागा, थाने में बताया, अपना शिकायत दर्ज किया। फिर एसपी साहब के बोले या थाने में बोलने के बाद अब कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए बोले, तब जाके मैं अपना हिसाब फिर वापस जाके पेश किया। अनबन कहने का मतलब कोई जानबूझ के अनबन नहीं होता है। हम तो परिवार को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं लोगों से लड़ने के लिए, बाहरी लोगों से लड़ने के लिए। वो कैसे? अब एक बात बताइए महोदय, कि गाड़ी अगर एक आदमी के पास 5 रहेगा, 10 रहेगा, क्या आपको दिखेगा उसमें संगठन? आपको नहीं दिखेगा। अगर किसी आंदोलन में बुलाना पड़ेगा तो 10 गाड़ी के पीछे एक ही व्यक्ति ना आएगा ना, एक ही व्यक्ति आएगा ना, तो आपका संगठन मजबूत कैसे बनेगा? आज भी फ्यूचर में देखिए कितने सारे खदान खुलने वाले हैं यहाँ पर। उस खदान को देखते हुए आपको
मुंडी चाहिए, मुंडी मतलब संख्या बल चाहिए, कितने परिवार इससे प्रभावित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर परिवार को जोड़ूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात मैं किसी भी फोरम में रख पाऊंगा, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी या अपने प्रशासन, जिला प्रशासन के सामने किसी भी टेबल में एज अ सचिव या एज अ अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष महोदय भी बात रख पाएंगे कि हमारे परिवार में इतने लोग जुड़ने वाले हैं और इतने लोग जुड़ चुके हैं। ये केवल नारायणपुर बस्ती भर का यूनियन नहीं है, ये पूरे जिले को देखता है। तो इसमें आप क्या सोच रहे हो? जो हमारी प्रतिक्रिया है, जी लड़ाई है, ये लड़ाई यूनियन को उठाने के लिए ही था। इसमें गिर गए, अब इसमें अपमान हो रहा है। ये तो इसलिए अपमान हो रहा है क्योंकि हम लोग इसको केंद्रीकरण करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं, उससे मैं जुदा करना चाहता था। बस मेरी गलती वही थी, सबसे बड़ी गलती इनका सहयोग मैंने नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप आपसी अनबन के चलते 2 पदाधिकारियों को हटा दिया गया। माइनिंग शुरू होने के बाद नारायणपुर से ओरछा, अंतागढ़ और कोंडागांव तक की सड़कें मौत के कुंड में तब्दील हो गई है। रोजाना सैकड़ों भारी ट्रक इन मार्गों से गुजरते हैं, जिससे सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। जिन सड़कों से एक समय पर ग्रामीण बाजार, अस्पताल या स्कूल पहुंचते थे, आज वहां धूल और कीचड़ का साम्राज्य है। विकास के नाम पर शुरू हुई माइनिंग ने नारायणपुर को कई दर्दनाक हादसों का गवाह बना दिया है। कुछ मजदूर नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आकर मारे गए। कुछ लोगों को नक्सलियों ने माइनिंग का दलाल कहकर मौत के घाट उतार दिया। दुर्घटनाओं में भी कई जानें गई और हर मौत के बाद गांव में मातम और डर का माहौल लौट आता है। जो आदिवासी जल जंगल जमीन के रक्षक थे, वे अब अपनी ही धरती पर बेगाने हो गए हैं। नक्सल प्रभाव कम होने के बाद उम्मीद थी कि विकास का पहिया तेजी से घूमेगा, लेकिन आज भी ना तो अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, ना शिक्षा का स्तर और ना ही रोजगार की स्थायी व्यवस्था बनी है। माइनिंग का असली फायदा मुट्ठी भर लोगों और दलालों तक सिमट गया है। सवाल वही है जो हर गांव के चौपाल में गूंजता है, आखिर माइनिंग का फायदा जिले के आम लोगों को कब मिलेगा? विकास सिर्फ कागजों में कब तक दिखता रहेगा? क्या नारायणपुर के लोग हमेशा बाहरी कंपनियों के मुनाफे और आंतरिक विवाद के बीच पिसते रहेंगे? जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते आदिवासी अब अपने ही घर में अधिकार की भीख मांगने को मजबूर है। वह समुदाय जो पीढ़ियों से इस धरती की पहचान था, अब अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहा है। उनकी जमीन पर खदानें तो चल रही है, लेकिन उनके घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। यह मामला माइनिंग या परिवहन संघ के विवाद की नहीं है, बल्कि यह उस पूरे तंत्र का आईना है जहां विकास के नाम पर वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में टूटे सपने, बर्बाद सड़कें, बटा हुआ समाज और खत्म होती उम्मीदें ही बसती है। जब तक स्थानीय लोगों के अधिकार, रोजगार और सम्मान की गारंटी नहीं होगी, तब तक नारायणपुर का यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। विकास की असली परिभाषा तभी पूरी होगी जब नारायणपुर के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के साथ अपने हक का भविष्य भी देख पाएंगे, और वो कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे होगी अगली मुलाकात अगले हकीकत के साथ। धन्यवाद।